ऑनलाइन क्लासेस थी, एक कोने में लैपटॉप में क्लास चल रही थी और दूसरे कोने में आप सो रहे थे। हालत इतनी बुरी है कि आज कोर्ट में इंटर्नशिप करने का टाइम है, लेकिन चार्जशीट जैसे बेसिक टर्म का भी मतलब नहीं पता। बट डोंट वरी, आई गॉट इट बैक। हेलो एवरीवन, मैं हूं हिमानी और आप देख रहे हैं हिमोज लॉ। इस बार मैं सीआरपीसी की एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट लेके आई, जिसमें मैं सीआरपीसी फ्रॉम द स्क्रैच, मतलब सीआरपीसी बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगी। मैं हर एक चैप्टर कवर करूंगी और ऐसे कवर करूंगी कि अगर आपके लॉ के कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, बिल्कुल लॉ के लिए आप बिगिनर हो या लॉ के लिए कभी वास्ता भी नहीं पढ़ा, तो भी आपको आई कैन गारंटी आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। अगर आप ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं तो आप मेरे को जानते होंगे, ऑनलाइन है तो आप समझ जाएंगे कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अब देखो, सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, हम इन सारे वर्ड्स को ब्रेक डाउन करके इंडिविजुअली समझेंगे। पहला वर्ड क्या है? सीआर यानी क्रिमिनल। पहले हम ये समझते हैं, देखो लॉ का कभी भी उल्लंघन होता है या गलत होता है, वो गलत दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट हो गया आपका सिविल लॉ, सेकंड हो गया आपका क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ क्या होता है? वो सिर्फ एक इंडिविजुअल को इफेक्ट करती है, यानी एक पार्टी इफेक्ट होगी। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 100 किलो एप्पल्स दे दूंगी 2 महीने के बाद, ठीक है, और आपकी एप्पल जैम बनाने की फैक्ट्री थी, तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप मेरे को इतना अमाउंट दे दोगे, मैं आपको 100 किलो एप्पल दे दूंगी। 2 महीने बाद मैंने आपको एप्पल्स नहीं दिए, मैंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा और आपको आपके बिजनेस में नुकसान हो गया। तो बताओ, अब इस केस में सिर्फ आपको लॉस हुआ या आपके जो साइड में एक नेबर है अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रहा था, मान लो स्टील का, क्या उसे भी नुकसान हुआ? नहीं, सिर्फ आपको नुकसान हुआ। अफेक्टेड पार्टी विक्टिम सिर्फ आप ही बने, राइट? तो इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल सफर करता है सिविल लॉ में। ऑन द अदर हैंड जो क्रिमिनल लॉ होता है उसमें पूरी सोसाइटी सफर करती है। अब कैसे? मान लो आपके मोहल्ले में कहीं चोरी हो जाती है, कहीं मर्डर हो जाता है, तो आप सब लोग डर के रहेंगे, आप सब लोग एक्स्ट्रा कॉशियस होकर रहेंगे कि भाई कुंडिया एक्स्ट्रा लगाएंगे। आपके दिमाग में, आपके बैक ऑफ द माइंड एक फियर बैठ जाएगा, कहीं मेरे घर चोरी ना हो जाए, है ना? तो इवन तो आपके घर चोरी नहीं हुई है, स्टिल आपको डर है, आपको खौफ है कि यार चोर घूमे, कहीं मेरे घर चोरी ना हो जाए, राइट? तो क्रिमिनल लॉ हमेशा पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं, इसलिए क्रिमिनल लॉ को सोशल फिनोमेनन कहते हैं। तो सीआरपीसी क्रिमिनल लॉ के साथ डील करता है। क्लियर? फर्स्ट वर्ड डन। अब देखो दूसरा वर्ड आता है प्रोसीजरल लॉ। देखो लॉ दो तरीके के होते हैं, या तो वो होगा सब्सटैंटिव लॉ या वो होगा प्रोसीजरल लॉ। अब देखो सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल एक ऐसे एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपने एक घर खरीदा है, आप लीगली उसके ओनर हैं, ठीक है, तो आपके पास उस घर में रहने का राइट है और नेबर्स की ये ड्यूटी है कि वो चलते फिरते ऐसे आपके घर में ट्रेसपास नहीं कर सकते, राइट? तो ये जो आपका घर में आपके पास रहने का राइट है, ये है सब्सटैंटिव लॉ। ऑन द अदर हैंड जो आप अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए दरवाजे लगाते हैं, कुंडी लगाते हैं, आसपास फेंसिंग करा लेते हैं, इसको बोलते हैं प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ इज अ लीगल मशीनरी टू एनफोर्स ए सब्सटैंटिव लॉ। अभी भी नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल ले लो। मान लो रात के 3 बजे ना एक बार क्या हुआ, मेरे नेबर को क्या माता चढ़ी, बहुत ही लाउड म्यूजिक सुनने लग गया, तो उसने मेरी चैन की नींद खराब करी, मेरी उसने पीसफुल स्लीप खराब करी। मेरे पास राइट टू पीसफुल स्लीप है और उसकी ड्यूटी है कि भाई अगर गाने सुन ले अपनी 4 दीवारी में सुन, मुझे नहीं तंग करना चाहिए। तो मेरे पास राइट टू पीसफुल स्लीप है और उसकी लाइबिलिटी है कि वो मेरा राइट प्रोटेक्ट करे, मेरा राइट वो इन्फ्रिंज ना करे। तो एक लॉ होता है जो आपको सब्सटैंटिव लॉ, जो आपको बताते हैं क्या सही है क्या गलत है, यानी कि क्या राइट्स है और क्या लाइबिलिटीज है और क्या चीज़ आप नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को फिर भी कर दो तो आपको पनिशमेंट क्या मिलेगी, ये आपको सब्सटैंटिव लॉ बताता है। अब मैं उसके घर गई, भाई आवाज़ धीरे कर दे, मेरे को चैन से सोने दे, मैंने कल ऑफिस जाना है, नहीं माना, जो उखाड़ना उखाड़ ले। तो मैंने किया 100 नंबर पे कॉल, अब आई पुलिस मेरी हेल्प करने। तो ये हुआ प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ आपको ये नहीं बताता कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन पुलिस किस लिए आई थी? मेरा राइट प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट टू पीसफुल स्लीप, उसकी आवाज़ धीरे कराने के लिए, राइट? तो प्रोसीजरल लॉ क्या है? सिर्फ एक मशीनरी है ताकि आपके राइट्स जो हैं वो आप इन्फोर्स कर पाओ। प्रोसीजरल लॉ आपको एक स्टेप बाय स्टेप मेथड बताता है। अभी स्टेप बाय स्टेप क्यों ज़रूरी है? मैं और मेरे दोस्त आराम से बैठे थे, पुलिस आई कि हाँ जी आपने मर्डर करा ना? मेरे दोस्त ने बोला नहीं सर मैंने नहीं करा। हाँ हर मर्डर ही बोलता है उसने मर्डर नहीं किया, क्यों? उसको गोली से उड़ा दिया। मतलब कोई सेंस बनी, भाई किस बेसिस पे कह रहे हो उसने मर्डर करा है? उस पर अभी तो आरोप लगा है ना, किसी ने कहा है कि उसने मर्डर करा है, ठीक है, प्रूफ तो करो उसका गिल्ट। मतलब उसको अक्यूज से पहले कन्विक्ट पे तो लेके जाओ। ये जो स्टेप बाय स्टेप की जर्नी बहुत जरूरी है। अभी उसको अक्यूज से उसको कन्विक्ट बनने तक यही सीआरपीसी की जर्नी है। मतलब कि सीआरपीसी बताता है अक्यूज मतलब जिस पर अभी आरोप लगा है,
क्या उस पर्सन ने मर्डर करा है क्वेश्चन मार्क से लेकर उसी पर्सन ने मर्डर करा है फुल स्टॉप। ये जो क्वेश्चन मार्क से फुल स्टॉप की जर्नी है यही आपकी सीआरपीसी है। सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है। सब्सटैंटिव लॉ ऑन द अदर हैंड आपका आईपीसी हो गया। आईपीसी आपको बताता है क्या सही है क्या गलत है और पनिशमेंट। सीआरपीसी आपका प्रोसीजरल लॉ, इट इज अ मशीनरी टू एनफोर्स योर सब्सटैंटिव लॉ। ये आपको बताता है अरेस्ट के प्रोसीजर क्या होते हैं, ट्रायल क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ये सब क्या होता है। अब सीआरपीसी का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आईपीसी और सीआरपीसी में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि जो एक क्रिमिनल वर्ड है आईपीसी में क्रिमिनल वर्ड का एम्बिट छोटा होता है, ऑन द अदर हैंड सीआरपीसी में क्रिमिनल वर्ड का एम्बिट बड़ा होता है। आईपीसी सिर्फ और सिर्फ कन्विक्ट से डील करता है और सीआरपीसी अक्यूज्ड एज वेल एज कन्विक्ट से डील करता है। नहीं आया समझ, कोई बात नहीं। अब देखो सीआरपीसी जो है, मान लीजिए किसी पर्सन पे इल्ज़ाम लगा, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट आई, ठीक है, एफआईआर वगैरह रजिस्टर हुई। अब उस पर्सन की पूछताछ के लिए पुलिस उसको पुलिस स्टेशन लेके जाएगी, उससे इन्वेस्टिगेशन करेगी, उससे कुछ पूछताछ करेगी, राइट। ये सब सीआरपीसी में आएगा। किसी पर्सन के अगेंस्ट वारंट कैसे निकलेगा, ट्रायल कैसे चलेगा कोर्ट का, कोर्ट और सब्जी मंडी में फ़र्क रहे, राइट। तो अक्यूज्ड, अभी यहाँ पे सिर्फ इल्ज़ाम लगा है, अक्यूज्ड को भी सीआरपीसी डील कर रहा है। उसके बाद जब इल्ज़ाम प्रूव हो जाएगा उसको पनिशमेंट उसकी एनफोर्स कैसे होएगी, ये भी सीआरपीसी करता है। तो सीआरपीसी अक्यूज और कन्विक्ट दोनों से डील करता है, लेकिन आईपीसी सिर्फ पिक्चर में तभी आता है जब पर्सन कन्विक्ट हो जाए, मतलब जब सज़ा मिलने की बारी हो। तो जो पनिशमेंट बताता है वो आईपीसी है। तो आईपीसी सिर्फ कन्विक्ट में डील करेगा, आईपीसी में क्रिमिनल वर्ड में सिर्फ कन्विक्ट कवर होगा। सीआरपीसी ऑन द अदर हैंड क्रिमिनल वर्ड में अक्यूज्ड एज वेल एज कन्विक्ट कवर होगा। थर्ड वर्ड आता है कोड। देखो लॉ दो तरीके से बन सकते हैं, या तो वो एक्ट होगा या फिर वो होगा कोड। कोड होते हैं नेचुरल लॉज। नेचुरल लॉज मतलब वो लॉज जो सोसाइटी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपने कभी कोई लॉ नहीं भी पढ़ा हो फिर भी आपको ये तो पता है कि हाँ यार किसी दूसरे पर्सन की लाइफ मैटर करती है, मैं उसका ऐसे मर्डर नहीं कर सकता। अगर कोई चीज़ किसी और को बिलोंग करती है मैं ज़बरदस्ती उसे छीन नहीं सकता। ये सारे ऑब्लिगेशंस आप पर ऑलरेडी है, ये मॉरल ऑब्लिगेशंस, इन्हीं को बोलते हैं नेचुरल लॉज। अगर आपको लॉ ना भी पता हो, अगर कोई लॉ ना बना भी हो, फिर भी ये लॉज सोसाइटी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो जब इन सारे नेचुरल लॉज को एक साथ इकट्ठा कर देते हैं, एक साथ कोडिफाई कर देते हैं, तो आपका बन जाता है कोड। दूसरा आता है एक्ट। एक्ट मतलब न्यू लेजिस्लेशन से जो लॉज पास किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर आपने लॉ की कभी पढ़ाई नहीं करी हो तो क्या आपको अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस पता है? क्या आपको पता है एक प्रॉमिस अग्रीमेंट कैसे बनता है? तो ये जो सारी नए रूल्स आए हैं ये सारे एक्ट के थ्रू आते हैं। तो सीआरपीसी को कोडिफिकेशन करने की क्या जरूरत थी? जब भाई वो नेचुरली वो लॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनको एक अलग से लॉ बनाने की ऐसी क्या जरूरत थी? देखो पुराने टाइम में क्या होता था, इंडिया अलग अलग रियासतों में बटा था और हर रियासत का अपना एक अलग ही लॉ होता था। कई जगह चोरी के लिए हाथ काट दिए जाते थे, कई जगह चोरी के लिए फांसी तक दे दी जाती थी, इसलिए बहुत कंफ्यूजन होता था, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। इसीलिए पहली बार 1834 में इंडिया की फर्स्ट लॉ कमीशन बिठाई गई थी जिसके चेयरमैन थे थॉमस बैबिंगटन मकॉले, और इस कमेटी में 4 और मेंबर्स थे। इस कमेटी का मेन काम यही था कि इंडिया में जितने भी पीनल लॉज हैं उनको कोडिफाई करना, यानी कि इस कमेटी ने आईपीसी तैयार किया था, इसीलिए आईपीसी को कई बार मकॉलेस कोड भी कहा जाता है। और दूसरा मेजर काम ये था कि सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉज को कोडिफाई करना, इसीलिए इन्होंने ही सीआरपीसी भी बनाया था। अब हम समझ लेते हैं सीआरपीसी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। देखो मैंने जैसे बताया कि 1834 में लॉ कमीशन सेटअप करी गई थी कोडिफिकेशन ऑफ सीआरपीसी के लिए, लेकिन 1973 की सीआरपीसी हम आज की डेट में यूज़ करते हैं। तो 1834 और 1973 के बीच में कुछ तो हुआ है, राइट। अब वो जान लेते हैं। देखो पहले के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अपने कोर्ट्स नहीं होते थे। जैसे मैंने बताया इंडिया अलग अलग रियासतों में बटा था, इसलिए हर रियासत का अपना अलग ही जस्टिस सिस्टम होता था। लेकिन 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने हाथों में कंट्रोल ले लिया और उन्होंने सीआरपीसी 1861 पास किया। उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट लॉ कमीशन सेटअप करी गई थी 1955 में, जिसके चेयरमैन थे एमसी सेटलवाद। उन्होंने 1969 में एक रिपोर्ट सबमिट करी थी रिकमेंडेशंस के साथ, और वो सारे सजेशंस इनकॉर्पोरेट किए गए थे 1973 की सीआरपीसी में। सीआरपीसी ये चीज़ एमसीक्यू में भी बहुत पूछी जाती है। सीआरपीसी जो 1973 है ये 41st लॉ कमीशन रिपोर्ट पर बेस्ड है।
नेक्स्ट, CRPC स्पेशल लॉज इन फोर्स इन इंडिया उसे अफेक्ट नहीं करता। और CRPC में टोटल 484 सेक्शंस है, 37 चैप्टर्स है और 2 स्केड्यूल्स है। फर्स्ट स्केड्यूल तुम्हें बताता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस और सेकंड स्केड्यूल तुम्हें बताएगा 56 फॉर्म्स, जैसे कि समन का फॉर्म कैसे होगा, वारंट का फॉर्म कैसे होगा, ये सारे फॉर्म्स सेकंड स्केड्यूल में मेंशन है। आज की क्लास में हमने CRPC का बहुत ही बेसिक ग्राउंड कवर करा है, उसकी थोड़ी बेसिक नॉलेज और जीके। नेक्स्ट क्लास से मैं आपको CRPC के इंडिविजुअल चैप्टर्स पढ़ाना शुरू करूंगी। हर वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट चैप्टर खत्म करवा दूंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको चैप्टर 1 कराऊंगी फ्रॉम सेक्शन 1 to 5। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आप ऐसी वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हैं तो डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।